हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांश मिश्रा और मैं आपकी नीट की स्टडी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और इसी श्रृंखला में हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1 बायोलॉजी का चैप्टर बायोलॉजी का यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब ये है कि जीव जगत में विविधता। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब है जीव जगत। कहने का मतलब ये है कि जीवों की दुनिया, जीवित प्राणियों की दुनिया। असल में हम लोग जो जिस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अर्थ ही है जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन करना। सो द लिविंग वर्ल्ड में सभी जीवित प्राणियों के बारे में हमें इन्फॉर्म किया जाएगा और चैप्टर भी वही है, द लिविंग वर्ल्ड। तो हम देखते हैं चैप्टर की शुरुआत में हमें ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। जिन 4 पॉइंट्स को अगर हम कवर करते हैं, उन पे ग्रिप करते हैं, तो हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हमारे ग्रिप में आ जाएगा। पहला पॉइंट, व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द सेकेंड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। थर्ड वन इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फोर्थ वन इज द टैक्सोनॉमिकल एड। फर्स्ट पॉइंट सेज अबाउट व्हाट इज लिविंग। जीवित प्राणी कौन है, जीवित कौन है। सेकेंड पॉइंट कहता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों में, जीव जगत में विविधता। जब हम जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे जीवित प्राणी दिखेंगे और उन जीवित प्राणियों में हमें विविधता भी दिखेगी, विभिन्नताएं भी दिखेंगी। थर्ड है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो टैक्सोनॉमी एक पद्धति होती है, टैक्सोनॉमी एक पद्धति होती है और टैक्सोनॉमी जो पद्धति है उसको इन्हीं कैटेगरीज के बेस पे समझाया जाता है। फोर्थ वन इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स एक्चुअली ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो टैक्सोनॉमिक पद्धति पे आधारित होते हैं और हमें टैक्सोनॉमी को इजीली स्टडी करने में हेल्पफुल होते हैं। सो अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत कितना रोचक है, कितना वंडरफुल है, पहला सवाल विस्मय आदि बोधक चिन्ह एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। जो लिविंग टाइप्स, ये जीवों के जो प्रकार के जो वाइड रेंज, बहुत फैला हुआ जो रेंज है जीवित प्राणियों के प्रकार का, वह भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगले लाइन में कहते हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, leaves us speechless. Okay, the extraordinary habitats in which we find, कुछ ऐसे extraordinary habitats हैं जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पा सकते हैं, पाते हैं। बी इट हो सकते हैं कोल्ड माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा ठंडे पर्वत, डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब ये होता है बच्चों, जो पतझड़ के सीज़न के जो जंगल होते हैं एक्चुअली उसमें बहुत सारे डिकेइंग ट्विग्स और डिकेइंग लीव्स होती हैं। उस कंडीशन में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ओशियन में भी, समुद्र में, फ्रेश वाटर लेक्स स्वच्छ जल के तालाब में, डिजर्ट में और हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स बच्चों क्या होता है, देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अभी भी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है और पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारे तपते हुए पदार्थ हैं और ज्वलनशील पदार्थ भी हैं।
जिसके कारण हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म है। और उस गर्मी के कारण जो हमारे पृथ्वी के अंदर जल है, जो भूजल है, वो वाष्प बनकर पृथ्वी के बाहर आता है और किसी जगह पे, किसी गड्ढे में इकट्ठा होने लगता है, जहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। लीव्स अस स्पीचलेस। कहने का मतलब ये है, हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐसी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स में देख के क्या हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। द ब्यूटी, अगले लाइन में कहता है कि द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, जो गैलोपियन हॉर्स की ब्यूटी है, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, या फिर जो माइग्रेटिंग बर्ड्स की ब्यूटी है। माइग्रेटिंग बर्ड्स का मतलब जो एक अपने समय अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पे अपने घर को शिफ्ट करते हैं, अपने निवास स्थान को, अपनी हैबिटेट को शिफ्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेटिंग बर्ड्स की खूबसूरती, या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स बच्चों, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जिन पहाड़ों पे प्लांट्स पाए जाते हैं और उनकी फ्लावर्स की जो खूबसूरती है। और अटैकिंग शार्क, या फिर शार्क के अटैक्स को देख के हमारे मन में इवोक्स एव, हमारे मन में विस्मय पैदा होता है। इवोक्स एव का मतलब होता है विस्मय पैदा करना। एंड और ए डीप सेंस ऑफ वंडर, और वंडर का एक हमारे अंदर बहुत गहरा सेंस भी जगाता है। उसके आगे पढ़ते हैं बच्चों, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पारिस्थितिक संघर्ष। पारिस्थितिक संघर्ष का मतलब होता है कि जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जैसे कि हैबिटेट हो गया, या फिर उनके फूड के लिए, अपने हैबिटेट के लिए, अपने फूड के लिए, या फिर जो मौसम में बदलाव आते हैं, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों को बोल सकते हैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी। बच्चों, आपको इसी जगह पे एक चीज़ और क्लियर करते हुए चलते हैं हम। देखिए, पॉपुलेशन एक्चुअली होता क्या है, सेम स्पीसीज के मेंबर्स जब किसी एक ग्रुप में रहने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज कम्युनिटी? बच्चों देखिए, जैसे ये ए स्पीसीज का पॉपुलेशन है, ये बी स्पीसीज का पॉपुलेशन है, और ये सी स्पीसीज का पॉपुलेशन है। अब जब ये सारे पॉपुलेशन ए बी सी पॉपुलेशन एक साथ रहने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी, समुदाय। ओके बच्चों, तो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो जो पारिस्थितिक संघर्ष है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, एंड और उसी के बीच कोऑपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में जो कोऑपरेशन है, एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, और एक कम्युनिटी के पॉपुलेशन के अंदर जो कोऑपरेशन है, और या यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ तक कि जो सेल के अंदर बहुत सारे, हमें पता है सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता रहता है अंदर से बाहर, तो जो इनके बीच में जो ट्रैफिक होता है, उसके भी बीच में इतना परफेक्ट कोऑपरेशन देख के हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है, एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है, व्हाट इंडीड इज लाइफ, वास्तव में जीवन है क्या? और हम पढ़ भी तो उसी के बारे में रहे कि जीवन है क्या। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट। इस प्रश्न में दो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस का मतलब मिलते जुलते, जो एक ही जैसे हों बट एक दूसरे से अलग। दिस क्वेश्चन हैज़ टू
इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट, मतलब वास्तव में जीवन क्या है, इसके अंदर दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल, जो फर्स्ट है वो टेक्निकल है, टेक्निकल वन, एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। जो टेक्निकल क्वेश्चन है बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है दैट इज टेक्निकल वन, वो टेक्निकल है और ये पूछता है कि असल में जीवित क्या क्या चीज़ें अपोज करते हैं जो निर्जीवों में नहीं हो पाए जाते। मतलब कि एक तरीके से आप कहिए जैसे कि कोई परिचय, कोई आपका परिचित है, ओके, जैसे कोई व्यक्ति है वो आपका परिचित है, कोई आपका दोस्त है वो परिचित है और उसका दोस्त है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो वो आपके लिए क्या हुआ, अपरिचित हुआ। मतलब आप जिस चीज़ के बारे में जानते हैं वो आपके लिए परिचित है और जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते वो अपरिचित है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपको बताएंगी कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, ओके। तो अगर आप लिविंग के बारे में जान रहे हैं कि लिविंग के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जा रही हैं, ओके। यही अपोज कर रहा है, यही कैरेक्टर्स अपोज कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। एंड द सेकेंड वन इज फिलोसफिकल वन, और जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज फिलोसफिकल वन, वो दार्शनिक क्वेश्चन है, आध्यात्मिक क्वेश्चन है। कहने का मतलब है दार्शनिक क्वेश्चन है जो सोचा हुआ हो, एंड सीक्स आंसर टू, और वो चाहता है कि आप आंसर दें व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, जीवन का उद्देश्य क्या है। एज साइंटिस्ट मतलब हम लोग एज ए साइंटिस्ट हैं, वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, हमें दूसरे क्वेश्चन को आंसर नहीं करना है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, मतलब क्वेश्चन 1 पे। सो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लिविंग, जीवित कौन है, जीवन क्या है, मतलब जीवित कौन है, व्हाट इज लिविंग। सो स्टार्ट करते हैं इसमें। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम किसी लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक, हमें जरूर देखना पड़ेगा फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तरह तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं जो लिविंग दिखाते हैं, हमें उन्हें देखना होगा। कन्वेंशनली लुक मतलब जरूर से जरूर देखना होगा। सो वो हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जीवित प्राणियों के द्वारा जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ का मतलब बढ़ना, अपने साइज में बढ़ना, छोटे से बड़ा होना। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करना। एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट मतलब किसी चीज, अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को सेंस करना। एंड और माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, और उसके प्रति एक सुटेबल रिस्पॉन्स देना। कम टू आवर माइंड जो हमारे दिमाग में आता है इमीडिएटली मतलब जल्दी से, एज ए यूनिक फीचर, जो कि एक यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर, कोई और भी कुछ और भी विशेषताएं इसी में जोड़ सकता है, जैसे कि वो हो सकता है मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक रिएक्शंस चलते हैं, दैट में बी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, कॉमनली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब होता है दिस इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खुद से रेप्लिकेट करने की जो कैपेसिटी है, या फिर सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब खुद में खुद में ऑर्गेनाइज होना। इंटरैक्ट करना दूसरे प्राणी से, जैसे हम बहुत सी चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे हवा से, पानी से, या फिर अलग और भी कई तरह के जीवों से इंटरैक्ट करते हैं। वो भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग की।
एंड लास्ट में है इमरजेंस टू दिस लिस्ट। इस लिस्ट में इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब होता है बच्चों उद्भव होना, किसी भी चीज़ का उद्भव। उद्भव का मतलब होता है किसी नई चीज़ का बन के आना। जैसे कि हम बोले कि कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, बहुत सारी चीज़ें काम एक साथ मिलके अपना अपना वर्क करते हैं। उससे क्या निकल के आता है, हमारा वर्क, जो हम वर्क करते हैं। ओके बच्चों, जो हम वर्क करते हैं वो वर्क एक प्रॉपर्टी के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड द इमरजेंस। मतलब इन सारे कंपोनेंट्स के वर्क करने से हमें हमारा वर्क जो हम कर रहे हैं एक एक पार्टिकुलर जो हमारे स्वार्थ के लिए है वो वर्क होता है, जिसमें अलग अलग डिवाइसेस काम करते हैं। तो ये एक उन डिवाइसेस के काम करने से एक अलग काम पैदा हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन होने के कारण कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कुछ अलग ही फंक्शन शो होने लगता है, दैट इज कॉल्ड द इमरजेंस टू दिस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। पहला था ग्रोथ। सो इसमें लिखा हुआ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि सभी जीवित प्राणी ग्रो करेंगे। उसके आगे बोल रहा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ए इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब ये बोल रहा है ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं, ग्रोथ के दो विशेषताएं हैं। पहला तो इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के या तो मास में इंक्रीज हो जाए या तो नंबर में इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है ग्रोथ के। उसके बाद बोलता है ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, कैसे ग्रोथ होती है, उसमें सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होती है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ स्पैन। इन प्लांट्स पौधों में दिस ग्रोथ, ये ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन के द्वारा होती है, अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पाया जाता है कंटिन्यूअसली, पूरी मतलब कंटिन्यूअसली मतलब लगातार पूरे लाइफ स्पैन में इनके जीवन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है मरने से पैदा होने से मरने तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। यानी कि जो पौधों में जो ग्रोथ होता है वो जीवन पर्यंत होता रहता है कंटिन्यूअसली। उसके बाद बोल रहा है इन एनिमल्स, जानवरों में, जंतुओं में, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। जो ये ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज, मतलब एक निर्धारित एज तक देखी जाती है, पाई जाती है। उसके आगे बोल रहा है हाउ एवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स। खराब हुए सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता है। उसके आगे बोल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। ओके, ग्रोथ का मतलब ही है या तो नंबर में बढ़ जाना या तो साइज में बढ़ जाना। ओके, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके नंबर में इंक्रीज होना, ये भी क्या है, एक तरह से ग्रोथ ही तो है। उसके आगे पढ़ते हैं वन कैन easily observe this in vitro cultures by simply counting the numbers of cells under the microscopes। ये कह रहे हैं कि कोई भी बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है लैब के अंदर इन नंबर माइक्रोस्कोप के द्वारा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नंबर को काउंट करके हम जान सकते हैं कि इनमें ग्रोथ हो रही है। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. In majority of, ज़्यादातर हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स में
जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये जो हैं ये दो अलग अलग म्यूचुअली आपस में दो अलग अलग इवेंट्स होते हैं। मतलब ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। रिप्रोडक्शन का मतलब है एक से दो हो जाना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ का मतलब ये है कि साइज में बढ़ना, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ओके, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ही है और उसके अंदर अगर सेल डिवीजन हुआ तो वो एक्चुअली दो ऑर्गेनिज्म बन गए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है, यही ग्रोथ भी है, एक से दो होना ग्रोथ है, तो ग्रोथ होते ही रिप्रोडक्शन भी इनका हो जाता है। ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक्चुअली ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन अगर होगा तो ग्रोथ होगी, एंड ग्रोथ अलग चीज है और रिप्रोडक्शन अलग चीज है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब दो पेरेंट्स पास आके फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से एक न्यू प्रोजनी डेवलप होगी, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सो इट्स ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वही बताया गया है यहाँ पे। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये लाइन हम लोग पढ़ चुके थे। नॉन लिविंग उसके आगे पढ़ते हैं बच्चों। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बॉडी मास में इंक्रीज होना ये भी एक तरह से ग्रोथ में कंसीडर किया जाता है। सो आगे पढ़ते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। अगर हम बॉडी मास की ही इंक्रीज की बात करें तो नॉन लिविंग्स भी ग्रो करते हैं, जो कि एक ग्रोथ का क्राइटेरिया है, एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। माउंटेन्स बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। जो माउंटेन्स होती हैं, पर्वतें होती हैं, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स जो वो बालू के टीले होते हैं, डू ग्रो, वो भी ग्रो करते हैं। हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाई एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस। उसके आगे ये बोलता है हाउ एवर, जबकि दिस काइंड ऑफ, ये जो ग्रोथ का प्रकार है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है, ये किसके द्वारा होता है, बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इनके सरफेस पे बार बार मटेरियल का एक्यूमुलेशन होने से ये ग्रोथ उनमें हो जाती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड अंदर से होता है, ना कि बाहर से। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि आपको बार बार इस चैप्टर में आगे देखने को मिलेंगी, जो कि हैं सबसे पहले तो है कैरेक्टरिस्टिक। देखिए बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं। ओके, उसके बाद आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का मतलब होता है बच्चों जो किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से परिभाषित कर दे। परिभाषित मतलब उसकी परिभाषा, मतलब अगर ये बात मैं बोल दूं तो वो चीज़ पूरी तरीके से डिफाइन हो जाएगी। ओके, फीचर्स का भी मतलब होता है विशेषता। एक तरह से फीचर्स भी विशेषता ही होती है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। देखो बच्चों, फीचर और प्रॉपर्टी में अंतर है।
फीचर का मतलब होता है विशेषता। विशेषता मतलब जो है कोई फीचर अगर किसी चीज़ में है, जैसे किसी फ़ोन का फीचर है कि फ़ोन में कैमरा है तो वो फ़ोटो खींचेगा ही खींचेगा। बट उसमें बोला कि इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा है तो आप बोलेंगे कि आप फ़ोटो खींच के दिखाइए। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। जो 64 मेगापिक्सल है ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है बच्चों कि जो आपको करके दिखाना पड़े, आपका जो गुण है। जैसे मेरे अंदर अगर मैं बोलूँ कि मेरे अंदर गाने की प्रॉपर्टी है, मैं गा सकता हूँ, तो मुझे गा के दिखाना पड़ेगा, वो उस गुण को मुझे साबित करना पड़ेगा। जब मैं आपको गा के दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे यस आपके अंदर गाने का भी गुण है। सो गुण को हमें हमेशा डिफाइन करना पड़ा, मतलब उसको हमेशा दिखाना करके दिखाना पड़ेगा। मतलब जब लोग देखेंगे तभी उसको बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है। लेकिन जो फीचर होता है उसको लोग आंख बंद करके यकीन करेंगे कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहाँ थे हम लोग? यस, फिर से पढ़ते हैं। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑन लिविंग हैव टू एक्सप्लेन देन अंडरस्टैंड लिविंग सिस्टम। सो बच्चों, ग्रोथ देयर फोर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखा गया। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to explain, and then we understand that it is characteristic of living system. A dead organisms do not grow. कभी भी जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर सकता है, बल्कि लिविंग क्या है वो ग्रो करेगा। वो उसकी एक विशेषता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो सेकंड पॉइंट था हमारे लिए, मतलब लिविंग को जानने के लिए, व्हाट इज लिविंग को जानने के लिए। सो रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो रिप्रोडक्शन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of their parents. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन रिफर करता है, प्रोडक्शन मतलब बनाना, ऑफ ए प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब होता है अपने जैसा बच्चा बनाना। पॉसेसिंग जो कि दिखाए, फीचर विशेषता, मोर ज़्यादा या कम, सिमिलर मतलब मिलते जुलते, ऑफ दोज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से। ओके बच्चों, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिक्टली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम इसे जरूर से जरूर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस होते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई and spread easily due to million of asexual spores they produce. अब देखिए बच्चों, इसमें एक्चुअली हमें रिप्रोडक्शन जो आगे के जो फाइलम्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा, किसमें क्या रिप्रोडक्शन होगा वो बता रहा है। पहले तो बता रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर बता रहा है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन बहुत ईजिली तरीके से करते हैं और फैलते हैं। इन लोवेस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, और अब ईस्ट के बारे में बता रहा है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा के अंदर हमें बडिंग देखने के लिए मिलती है। प्लेनेरिया के अंदर हमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। एक्चुअली बच्चों, ट्रू रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट कट जाए अगर, तो उस बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। ये देखिए लिखा हुआ है,
fragmented organisms regenerates the lost part of its body and becomes a new organisms. Okay, अपनी लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी से, मतलब जो जिस बॉडी से जो शरीर का जो हिस्सा कट गया उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेना। अब बात कर रहे हैं फंजाई के बारे में। फंजाई द फिलामेंटस एल्गी, द फंजाई द फिलामेंटस कॉमा द फिलामेंटस एल्गी कॉमा द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फंजाई, फिलामेंटस या फिर फिलामेंटस एल्गी या फिर प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, जो मॉसेस की जो प्रोटोनिमा होती हैं, जो बॉडी होती है, वह भी बहुत ईजली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बहुत ईजली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, सो फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, इन सभी फ्रेगमेंट 1 से नया ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंट 2 से भी नया ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंट 3 से भी नया, सो टोटल 3 ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस ऑफ asexual reproduction. When it comes in unicellular organisms, जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में हम लोग बात करते हैं, लाइक बैक्टीरिया या फिर यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। अभी मैं थोड़ी देर पहले इस जगह पे आपको वही कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें अगर जैसे ही ग्रोथ हुआ, 1 से 2 सेल होना ग्रोथ हुआ, नंबर में इंक्रीज होना, लेकिन ये ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो ये सिनोनिम है, समानार्थक शब्द एक तरह से। Reproduction is synonymous with growth. Reproduction is synonymous with growth in unicellular organisms. Increase in number of increase growth का मतलब क्या होता है? That is increase in number of cell. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number और mass. We have already defined, हमने ग्रोथ को पहले डिफाइन कर रखा है, जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है? इंक्रीज इन सेल नंबर के या फिर मास में इंक्रीज के बराबर होता है ग्रोथ। Hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते, अलग अलग करके समझ नहीं सकते। फर्दर दीज आर मेनी उसके अलावा भी और आगे इसी श्रृंखला में देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट वो लिविंग है, लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। हेंस reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristic of living organisms. यह भी पूरी तरीके से जीवन को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। Of course, no non-living object is capable for reproduction. Of course, ये भी बात सही है कि कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, फिर सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता है खुद से, by itself. Another characteristics of life is metabolism. जो another characteristic है, जो दूसरी विशेषता है, और जो विशेषता है लाइफ की वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, all living organisms are made of chemicals. ये कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल से मिलके बने हैं। दीज केमिकल्स आर स्मॉल, ये केमिकल्स स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस etc. आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, जो कि कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, लगातार एक समान अनुपात में बदल रहे हैं अदर बायोमोलिक्यूल्स में बदल रहे हैं। These conversions are chemical reactions, और इस कन्वर्जन में केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा होता है। There are 1000 of metabolic reaction हमारे शरीर में occurring simultaneously inside
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित प्राणियों में साइमल्टेनियसली का मतलब होता है लगातार हजारों रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं। बी द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सभी पौधे, जंतु, फंजाई, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, एग्जिबिट मतलब दिखाते हैं, शो करते हैं मेटाबॉलिज्म को। अब बता रहा है मेटाबॉलिज्म होता क्या है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में जितने भी रिएक्शन चल रहे हैं उन सभी को एक साथ मिला के मेटाबॉलिज्म कहेंगे। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी निर्जीव वस्तु मेटाबॉलिज्म को शो नहीं कर सकता है। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बॉडी के आउटसाइड भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं इन ए सेल फ्री सिस्टम, सेल के बाहर। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि शरीर से बाहर हो रही है, परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब, जो कि टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म की जा रही है, इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना तो वह रिएक्शन लिविंग है ना तो वह रिएक्शन नॉन लिविंग है। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग, जिसके कारण जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म, यहां पे इन्होंने एक लाइन क्लियर की है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को शो नहीं कर सकता है। सो जो मेटाबॉलिज्म है वह पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से लाइफ को डिफाइन कर रही है। मतलब अगर मेटाबॉलिज्म है तो वो लिविंग ही होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, जो एक आइसोलेटेड हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में करा रहे थे, इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, ये चीज़ें लिविंग नहीं है। मतलब ये टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, इसके अंदर जो केमिकल्स है वो लिविंग नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है दैट इज लिविंग। हेंस उसके आगे पढ़ते हैं। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग की डिफाइनिंग फीचर है। ओके, फीचर देखो बच्चों, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिफाइनिंग फीचर। ओके, डिफाइनिंग फीचर जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है। देखो बच्चों, डिफाइनिंग का मतलब जो पूरी तरीके से परिभाषित कर दे, यहाँ पे लिखा मैंने, डिफाइनिंग का मतलब परिभाषित करना, फीचर का मतलब विशेषता जिसे दिखाना ना पड़े। ओके, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment। इसके अलावा द मोस्ट ऑब्वियस, जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ऑब्वियस है, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द एबिलिटी टू सेंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेंस करने की, अपने सराउंडिंग और इन्वायरमेंट को सेंस करने की, महसूस करने की जो एबिलिटी है, एंड और रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, और उन स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना जो कि फिजिकल हो सकते हैं या फिर केमिकल हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध, उनके लिए रिस्पॉन्स करना। ये क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, हम
इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूशन, ईटीसी। जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग हैं और वो भी अपने एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि हैं लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूशन, ईटीसी। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट क्यूज। ये कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या फिर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हों, वो सभी अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उनके प्रति रिस्पॉन्स कर सकते हैं, करते हैं। ओके। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो फोटो पीरियड का मतलब दिन और रात का रेशियो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर्स के अंदर। ये भी एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिस्पॉन्स ही है अपने इन्वायरमेंट के लिए। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में देखने को पाया जाता है। ओके बच्चों। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग इन देयर बॉडीज। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से केमिकल उनकी बॉडी में जाएंगे, या फिर सेल, जो हमारी सेल है वो भी इस चीज़ को पूरी तरीके से चेक करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी या फिर नहीं जाएगी। हैंडल केमिकल एंटरिंग इन देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग्स। इसका मतलब यही हुआ कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर हैं, जागरूक हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, इंसान है, वो अपने बारे में अवेयर है। अब वातावरण के लिए मतलब एनवायरनमेंट के लिए तो रिस्पॉन्स हर कोई करता है, बट अपने अपने लिए जागरूक होना अलग बात है। ओके। जैसे कि कुत्ता अगर बहुत ज़्यादा प्यासा है तो वो गटर का पानी पी सकता है, गंदा पानी। बट अगर इंसान है कितना भी प्यासा है तो उसको बिस्लरी वाटर ही चाहिए। ओके। तो ये दिस इज कॉल्ड एज अवेयर टू हिमसेल्फ, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियस, और इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो अगली प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है कॉन्शियसनेस, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखो बच्चों यहाँ पे आ गई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग का मतलब कि परिभाषित करेगा, ये लिविंग के अंदर, कॉन्शियसनेस लिविंग के अंदर होगा। अगर कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग है। डिफाइनिंग का मतलब यही हुआ। प्रॉपर्टी बोल रहा है, अभी तक फीचर बोल रहा था, अब बोल रहा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बोला था बच्चों गुण, जो आपको करके दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने बोला कि मुझे रिस्पॉन्स करके दिखाना पड़ेगा सराउंडिंग के लिए, तभी माना जाएगा कि मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है और मैं लिविंग हूँ। ओके। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, जब ये ह्यूमन बीइंग्स पे आता है, इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल virtually supported by the machines which replace heart and lungs। ये कह रहा है बच्चों कि ह्यूमन बीइंग्स की एक ऐसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लिविंग स्टेट है जिसे हम देखते हैं कोमा पेशेंट में, जो कि हॉस्पिटल्स में पड़े होते हैं, जिनकी बॉडी को हम लोग, जिनके हार्ट को, जिनके लंग्स को हम लोग मशीन्स के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, जिनका हार्ट नहीं चल रहा होता है, जिनका लंग्स वर्क नहीं कर रहा होता है, बट वो मशीन में होते हैं, मशीन के द्वारा जीवित होते हैं। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका ब्रेन डेड है एक तरह से। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके उस पेशेंट के लिए कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस उस समय नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, अपने हाथ पैर नहीं हिला डुला सकता। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। क्या ऐसे पेशेंट्स अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते हैं? एक सेकेंड बच्चों, हाँ। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, क्या ऐसे पेशेंट्स अपने नॉर्मल लाइफ में दोबारा कम बैक नहीं आ सकते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स लिविंग है या नॉन लिविंग है? In higher classes, you will come to know that all living phenomenon are due to underlying interaction. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जितनी भी लिविंग फिनोमिनॉन होती हैं, जितने भी जीवित घटनाएं होती हैं, वो होती हैं अंडरलाइंग इंटरेक्शन, मतलब पारस्परिक इंटरेक्शन से। अंडरलाइन का मतलब बच्चों परस्पर, इंटरेक्शन का मतलब होता है परस्पर क्रिया। ओके, अंडरलाइंग इंटरेक्शन का मतलब हुआ परस्पर क्रिया। जितनी भी घटनाएं हमारे शरीर में होती हैं, हमारी मतलब जीवित प्राणियों में होती हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट होके होती हैं। Properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interactions among the constituent cells. ये मैं बच्चों आपको थोड़ी देर पहले इमरजेंस वर्ड के बारे में बता रहा था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है, मतलब जो प्रॉपर्टी एक टिश्यू शो कर रहा है। एक्चुअली टिश्यू क्या होता है? सेल के मिलने से टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू बनते हैं जिनकी ऑरिजिन सेम है। सो जो टिश्यू की प्रॉपर्टी टिश्यू शो कर रहा है, वो सेल के अंदर नहीं है, बट उन सेल्स के, जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, उनके इंटरेक्शन के कारण ही वो टिश्यू ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर पा रहा है। ओके, सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल्युलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल बट arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle। ये कह रहा है बच्चों कि जैसे जो सेल है, हम जानते हैं कि जो सेल है हमारे, वो बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से मिलकर बना है, बट जब ये मॉलिक्यूलर कंपोनेंट बाहर पड़े हुए हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स पड़े हैं, और ये जब सभी साथ में आए और एक तरह का इंटरेक्शन शो किया और एक शेल का इन्होंने निर्माण किया। ओके, सो जो ये सेल जो प्रॉपर्टी शो कर रही है, वो ये मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे। दे आर नॉन लिविंग एंड दिस सेल इज लिविंग। देयरफॉर वी कैन comprising the organelle। ओके, these interactions result in emergent properties। जो मैं आपको पहले बता रहा था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यही इंटरेक्शन इमरजेंट प्रॉपर्टी को जन्म देता है एट हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हायर लेवल पे ले जाता है। दिस फिनोमिनन इज ट्रू, यह घटना सही है इन द हायरार्की मतलब होता है स्टेप वाइज ऊपर बढ़ना, हायरार्की ऑफ organizational complexity at all levels। This phenomenon is true in hierarchy of organizational complexity at all levels। यह घटना सही है इन द किसमें? हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की हायरार्की में सभी लेवल्स पे ये फिनोमिना सही है। Therefore we can say that living organisms are self-replicating।
देयरफॉर अब हम ये चीज़ कह सकते हैं, वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं एंड सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो इंटरैक्टिव सिस्टम है वो कैपेबल बनाती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए। उसके आगे बच्चों लिखा हुआ बायोलॉजी इज द ट्रू स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो बायोलॉजी है वो कहानी है जिंदगी की पृथ्वी पर। ओके, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। और आगे कहते हैं बायोलॉजी किस चीज़ की कहानी है, किस चीज़ की स्टोरी है, ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। और साथ ही साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हो रहा है अर्थ पे, उसकी भी स्टोरी है बायोलॉजी। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing the common genetic material, but to varying degree. All the living organisms, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि थे अभी हैं, जो कि अभी हैं, जो कि पहले थे, जो कि फ्यूचर में आएंगे, आर लिंक्ड, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टू वन अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाई द, किसके द्वारा, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल, अपने कॉमन जेनेटिक मटेरियल के शेयरिंग के द्वारा सभी जीव जो हैं, जो थे, जो आएंगे, वो जुड़े हुए हैं एट द वैरिंग डिग्रीज। ओके।